हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीटेट एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर जो है आपको कॉमेंट में देना है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ना वो आप कमेंट में बताया करो कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचार्यवाद या गेस्टाल्टवाद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है तो वह है, आप अपना आंसर लगा लीजिए और ये आंसर सही हो जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत से। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया के बारे में बताना है, जो विद्यार्थियों द्वारा की गई जो त्रुटियां होती हैं, मिस्टेक्स जो होती हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि कोई भी काम हम जब सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले त्रुटि होना स्वाभाविक है, जो टाइम टू टाइम वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर सही होगा, त्रुटियाँ जो हैं अधिगम प्रक्रिया का भाग है। सेकंड आंसर जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है। आंशिक क्रिया, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति या सहचार्य परिवर्तन। तो देखिए, प्रयास व त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, है ना, प्रयास करना, त्रुटि करना, है ना। तो ये जो है ये किस नियम पर आधारित है, तो ये है बहुअनुक्रिया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है सेकंड आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है, या शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो जो कथन सही है एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। तो आंसर सही हो जाता है सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ ब स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ कहता है कि विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा, कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है, मतलब ये बी का कथन है। और सी कहता है परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। तो निष्पादन उपेक्षा निपुणता का सही क्रम आपको बताना है। अ ब स ब स, ब अ स या ब स अ। तो सही क्रम क्या होगा इसका। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है जो निष्पादन है, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ये है कि मुझे इसलिए पढ़ना है, मतलब मेरा जो लक्ष्य है वो अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको पहला स्थान प्राप्त करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी है। ठीक है, निष्पादन अपेक्षा जो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए, ये उसका लक्ष्य है। निपुणता मतलब वो उसमें निपुण है कि भाई विषय रोचक है, इंटरेस्टिंग है और वो भावी जीवन में इन फ्यूचर जो है वो काम आएगा। ठीक है, तो ये निपुणता से रिलेटेड होता है। तो ब स अ ये हमारा पॉइंट बन जाता है। तो आंसर यहाँ पर सही होगा हमारा फोर्थ आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने या स्किनर ने। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के लिए जो है कहा किसने है कि भाई जो आज की जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो ये कहा है रूसो ने। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, सामग्रीकृति प्रत्यक्षीकरण का या उद्दीपन समानीकरण का। तो बताइए, अंतर्दृष्टि इंसाइट ऑफ लर्निंग जो है ये किसका रिजल्ट है, तो ये है समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। और ये जो थ्योरी दी थी
गेस्टाल्टवादियों ने दी थी, कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने कहा था कि जब भी हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको जो है पूरा उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण करना है, समग्राकृति मतलब पूरा तरीके से एक एक चीज को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है थर्ड आंसर। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उपरोक्त सभी। तो देखिए फिजिकल चेंजेस जब होते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, वेट गेन होता है, ठीक है, और जो हमारे इंटरनल पार्ट हैं वो उनमें ग्रोथ जब होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही होगा हमारा फर्स्ट आंसर। क्रिया प्रसूत मुख्य बल देता है। देखिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है ये स्किनर ने दिया है। ये किस पर बल देता है? शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर या अधिगम सामग्री पर। तो क्रिया प्रसूत मुख्यतः किस पर बल देता है? तो ये देता है पुनर्बलन पर, रेफोर्समेंट पर। ये देखिए दो तरह के रेफोर्समेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर बच्चा कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रेज उसकी की जाती है, पुरस्कार उसको दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा गलत काम करता है तो उसको जो है उसको मतलब उसको ना थोड़ा हम नेगेटिव रिफोर्स करते हैं कि आइंदा से वो आगे ऐसा ना करें। ठीक है, तो दो तरह के रिफोर्समेंट होते हैं। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है किस पर बल देता है? पुनर्बलन पर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी या भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए जो अनिवार्य है वो है, क्योंकि डियर देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है कि हर कैटेगरी के बच्चे, चाहे वो मेंटली डिसेबल हों, फिजिकली डिसेबल हो या नॉर्मल बच्चे हों, तो सभी के अकॉर्डिंग है ना, उनके लिए हम डिफरेंट टाइप्स की गतिविधियों का प्रयोग करेंगे जो उसके लिए कंपलसरी होता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। और डियर आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लियर? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपन की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, एक व दो, दोनों या कोई नहीं। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो है रिफोर्समेंट, जब आप उसको किसी पर रिफोर्समेंट देते हो तो आप क्यों देते हो, उसका कैसा रिएक्शन आता है ना, आप जब उनको पढ़ाते हो तो कैसा फीडबैक आपको मिलता है, कैसा उनका रिएक्शन आता है, तो उस पर डिपेंड होता है ना पुनर्बलन। अगर अच्छा काम किया है तो पॉजिटिव रिफोर्समेंट उसको दिया जाएगा, अगर गलत काम किया है तो नेगेटिव रिफोर्समेंट उसको दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का रिएक्शन कैसा है, कि बच्चे ने अनुक्रिया कैसे की है। ओके, तो आंसर यहाँ पर सही होगा हमारा सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया डार्विन ने, सोरेनसन ने, पावलोव ने या कोई नहीं। तो विभिन्नता का नियम जो है ये प्रतिपादित किया है तो ये किया है डार्विन ने। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत या थ्रस्टन का सिद्धांत। तो धीमी गति से सीखने वाले जो स्लो लर्नर हैं, जो धीमी गति से सीखते हैं, तो उनके लिए जो उपयोगी सिद्धांत है वो है कोहलर का थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि। मतलब बच्चे प्रयास करते रहेंगे, त्रुटियाँ तो होना स्वाभाविक है ही, लेकिन जब तक वो प्रयास करते रहेंगे उनकी फिर एक टाइम पर ऐसा आ जाता है कि त्रुटियाँ जो हैं कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत बताता है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए जो उपयोगी है वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। और इन्होंने जो है किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो आंसर सही हो जाता है सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का या सहचार्यवाद संप्रदाय का? तो 1912 में जो है किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? तो ये हुआ है गेस्टाल्ट संप्रदाय का, और ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत, सूझ अधिगम या संहत अधिगम। तो निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार जो है उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो ये होता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत में। क्लियर? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को जो माना है वो माना है शुद्ध विज्ञान। ठीक है, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। सीखने का या फिर करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र या सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो सीखने का, जब भी हम कोई कार्य करते हैं करना, तो ये किससे रिलेटेड होगा? जैसे लर्निंग बाय डूइंग, तो इसमें गति लगेगी, है ना, गतिक, है ना, तो सीखने का गतिक क्षेत्र। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोफ्का द्वारा, वडाइमर द्वारा, कॉहलर के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो देखिए, है तो ये जर्मनी के गेस्टाल्टवादी, ठीक है, लेकिन प्रयोग ये किया है कॉहलर के द्वारा। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया है कॉहलर ने। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में, मतलब घर में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे डिफाइन किया जा सकता है, तो ये हम कह सकते हैं विद्यालय एवं कक्षा में। क्लियर? सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, तो थर्ड आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही यहाँ फिल करना है अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना या चिंतन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, गेट्स ने कहा है कि अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा व्यवहार में जो भी चेंजेस आते हैं, चेंज ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। ठीक है, तो सीखना यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। अगला है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर सही होगा। देखिए, जो नहीं करना है, हमें तो मोटिवेट करना है, बच्चों को प्रेरित भी करना है और उनके लिए अच्छी विधि का यूज़ भी करना है, उनके कारणों का अध्ययन भी करना है, लेकिन उनको पनिश नहीं करना है। तो नेगेटिव में पूछा था, तो आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती है, उसे कहते हैं उन्नतोत्तर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा या वक्र रेखा नहीं होती है। तो वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति जो है गति तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम उन्नतोत्तर वक्र। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो है इनमें से कौन सा है? तो वो है उत्तेजना। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, एक अथवा दो या एक और दो दोनों। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जो है ध्यान को आकर्षित, आपके ध्यान को अट्रैक्ट करने की जो इंटरनली दशा नहीं है, तो सही आंसर हो जाता है उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति या फिल करना है से होती है आदतों, मूल प्रवृत्तियों, शारीरिक विकास या संप्रत्यों का निर्माण। तो संवेग की उत्पत्ति जो है ये होती है मूल प्रवृत्तियों से। सेकंड आंसर यहाँ पर सही होगा।
आपको पता है विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और 14 ही संवेग बताए थे। हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ जो है एक इमोशन जुड़ा होता है, ठीक है। तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण। तो मोटिवेशन के लिए जो है हम इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो किसका? सेकंड आंसर जो है आवश्यकता का। जब हमें आवश्यकता होगी किसी चीज़ की तभी हम उसको पाने के लिए मोटिवेट होंगे। तो नीड एक जुड़ी होती है मोटिवेशन के लिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होती है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या ये सभी। तो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ये सभी। व्यक्तित्व निर्माण में भी है, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रकरण में जो मोटिवेशन है वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, गरीब छात्र कम अधिगम करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 130 का आंसर सही हो जाता है कि किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी है उस पर बच्चे के लर्निंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है सेकेंड आंसर। अगला है, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्किनर ने, हेगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने या थ्रस्टर ने? तो काम की प्रवृत्ति पर ये बल दिया है सिगमंड फ्रायड ने। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम, सहायक नियम, गौण नियम या प्रोक्त सभी? तो देखिए ये जो नियम है ये थॉर्नडाइक ने बताए हैं। 8 नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। तो तत्परता का नियम, ये नियम जो है मुख्य नियम है, ठीक है। तो आंसर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तो ये सभी जो नियम है तीनों ये मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम ने सर्वाधिक प्रधानता किसको दी है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को या प्रभाव को? तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाई बच्चे जो हैं जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा निखर कर आएंगे, है ना। तो कहा है कि बच्चे प्रयास करेंगे, त्रुटियां तो होंगी ही, तो इन्होंने प्रयास को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है सेकंड आंसर। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या थ्रस्टन द्वारा? तो अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर सही हो जाता है, ये दिया है डियर हमारे थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थर्ड आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के या उपरोक्त सभी? तो बच्चा जो है सभी का अनुकरण करता है, शिक्षकों का भी करता है, जैसे टीचर उसके साथ बिहेव करते हैं, दोस्तों का भी और माता पिता का भी। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं, स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अस्पष्ट के नियम होते हैं उसमें विचार जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। क्लियर? तो आंसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि? तो 1879 में वुंट ने जो है प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी के लिप्सिंग स्थान पर, और ये इन्होंने प्रयोग के रूप में आरंभ किया था प्रयोगात्मक विधि को। सेकंड आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? प्रेरकों का शमन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता या अधिगम? तो एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू जो है व्यवहार में परिवर्तन जो आते हैं वो सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो आंसर यहाँ पर सही होगा हमारा फोर्थ आंसर। ये ऑप्शन थोड़ा वो है, ठीक है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से आदत होती है
संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी। तो आदत होती है मतलब जैसे कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, कुछ भी, और उसको दोबारा से वो रिपीट करता है, तो प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस है उसकी जो रेपिटेशन है, पुनरावृत्ति है, ठीक है, तो वो कहलाता है आदत। तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्था, अधिगम की प्रकृति या अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, ज्ञानात्मक अधिगम और गामक अधिगम। ठीक है डियर, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आउट ऑफ 40, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।